एंटीकोगुलेंट क्या होता है? ये एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट मतलब ब्लड क्लॉटिंग, उसके एंटी। ठीक है, तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट कर रहा है उसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, वो एंटीकोगुलेंट है। और सब्सटेंस दैट कैन डिले या फिर सप्रेस या रोक रहा है या फिर डिले करा लेट करवा रहा है क्लॉटिंग, या फिर प्रिवेंट ही कर दे रहा है क्लॉटिंग ब्लड का, उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। जैसे कि एग्जांपल है एक हिपैरिन। ये बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जो इनहिबिट कर रहा है, किस चीज़ को इनहिबिट कर रहा है? थ्रोम्बिन की एक्टिविटी को। थ्रोम्बिन क्या कर रहा था? फाइब्रोनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करा रहा था, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो क्या करता है हिपैरिन, इसको इनहिबिट कर रहा है। एंड कॉमेरिन इंटरफियर विद द विटामिन के एक्शन। जो क्लॉटिंग के लिए विटामिन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कुछ कुछ फैक्टर्स पे कुछ कुछ फैक्टर विटामिन के पे डिपेंड करते हैं। वो फैक्टर इन्वॉल्व है किसमें? कोगुलेशन प्रोसेस में। तो जो कॉमेरिन्स है वो क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है विटामिन के एक्शन को। तो द प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ दिस क्लास आर वारफेरिन। तो जो उसका प्रोमिनेंट मेंबर है उस क्लास का, उसको बोलते हैं वारफेरिन, कॉमेडिन एंड डाइक्यूमेरॉल। तो ये सब क्या करते हैं? जो विटामिन के एक्शन को इंटरफेयर करते हैं। विटामिन के कॉमनली नोन एज ब्लड क्लॉटिंग विटामिन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन। नॉर्मल क्लॉट फॉर्मेशन के विटामिन के बहुत ज़रूरी है। It is a fat-soluble vitamin that is needed for the post-translational modification of certain protein required for the blood coagulation. तो एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसकी ज़रूरत पड़ती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मतलब प्रोटीन का जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें इसकी नीड पड़ती है कुछ सर्टेन प्रोटीन के लिए, जो कि रिक्वायर्ड होता है किसमें? ब्लड कोगुलेशन के प्रोसेस में रिक्वायर्ड होता है वो प्रोटीन, उसके मॉडिफिकेशन में विटामिन के की नीड पड़ती है। तो जैसे कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? एक तो फैक्टर सेकंड हो गया, एंड 7 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। इट इज इन्वॉल्व इन द कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू इन प्रोटीन टू फॉर्म गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेजिड्यू। तो जो आपका विटामिन के किसमें इन्वॉल्व होता है, क्या करता है? वो कार्बोक्सिलेशन कराता है किसका? ग्लूटामेट रेजिड्यू का प्रोटीन के अंदर, और फॉर्म करता है क्या? गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेजिड्यू। तो ये जो फैक्टर्स हैं सेकेंड, 7, 9 एंड 10, ये सब प्रोटीन हैं। ठीक है, तो इन प्रोटीन में मॉडिफिकेशन करवाता है विटामिन के, तब जा कर के ये सब क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं ब्लड फॉर्मेशन में। तो और ये जो वारफेरिन है, ये सब क्या करते हैं? इंटरफेयर करते हैं विटामिन के को। वारफेरिन ड्रग है काइंड ऑफ। तो और ये विटामिन के एक्शन को इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कि क्लॉटिंग फॉर्म। सो यहाँ पे विटामिन के जो होता है वो इन्वॉल्व होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेजिड्यू इन द प्रोटीन टू फॉर्म गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेजिड्यू। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन a test tube can prevented by addition of sodium citrate। अगर हम ब्लड और किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेते हैं तो हम चाहते हैं कि वो ब्लड क्या है, क्लॉट ना हो, क्योंकि ब्लड जैसे ही बाहर आ जाता है तो वो क्लॉट करना शुरू हो जाता है, मतलब क्लॉटिंग होने लगता है उसके अंदर। तो क्लॉट ना हो इसके लिए उसमें क्या ऐड करते हैं? ADTA या फिर सोडियम सिट्रेट। क्या है ये प्रिवेंट करते हैं, चिलेटिंग एजेंट है ADTA। ये प्रिवेंट करता है आपका ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन में। बोथ ऑफ विच चिलेट बाइंड टू द कैल्शियम। ये सब कैल्शियम से बाइंड कर देते हैं, तो कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता तो ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम की भी नीड पड़ती है ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। By this means calcium level in the blood can participate in the clotting sequence are lowered and clotting inhibited। मतलब कि जो ये है आपके, इन दोनों को ऐड करने पे जो कैल्शियम होता है इन लोगों से बाइंड कर जाता है, तो क्लॉटिंग के लिए जो कैल्शियम ज़रूरत है तो वो उनको मिल नहीं पाता है क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, तो इनहिबिट हो जाता है प्रोसेस। एनीमिया। Anemia is a condition in which oxygen carrying capacity of blood is reduced। एनीमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें
जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो कम हो जाती है। All of the many type of anemia are categorized by the reduced number of RBC or decreased amount of hemoglobin in the blood. um, जितने भी टाइप के आपके एनीमिया है वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं किसके द्वारा? रिड्यूस्ड नंबर ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी का नंबर कम है तो ऑक्सीजन भी कैरी कम ही होगा, या फिर हीमोग्लोबिन कम है तो भी ऐसा ही होगा ब्लड में। अमॉन्ग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज एंड टाइप ऑफ एनीमिया क्या क्या है? Inadequate absorption of iron, excessive loss of iron, increased iron requirement or insufficient intake of iron cause iron deficiency anemia. The most common type anemia कौन सा है? आयरन डिफिशियंसी, जिसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, लॉस ज़्यादा हो जाता है आयरन का, एंड इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड कॉज मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इन विच रेड बोन मैरो प्रोड्यूस लार्ज एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल। और जब कौन सा एनीमिया हो रहा है? जब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, मतलब कि विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की वजह से, मतलब उसकी कमी की वजह से तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है, जिसमें कि जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्लड सेल्स को बट लार्ज एंड एबनॉर्मल साइज में। इनसफिशिएंट hemopoiesis रिजल्टिंग फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ द स्टमक टू प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर। जैसे कि अगर इनसफिशिएंट हीमोपोइसिस मतलब कि ब्लड फॉर्मेशन जो है, अगर वो बहुत कम हो रहा है ब्लड फॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? इनएबिलिटी ऑफ स्टमक की इनएबिलिटी हो जाएगी क्या प्रोड्यूस करने में? इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस करने में, विच नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन 12, जो कि बहुत ज़रूरी है इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन 12 के एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में। काजेस परनीसियस एनीमिया क्या होता है? परनीसियस एनीमिया, विटामिन B12 इसेंशियल फॉर द नॉर्मल आरबीसी मैच्योरेशन। इसमें क्या हो रहा है कि ब्लड फॉर्मेशन कम हो रहा है, जो स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और क्या हो जा रहा है? परनीशियस एनीमिया हो जा रहा है, जिसमें कि विटामिन B12 तो बहुत ज़रूरत है ना, बहुत ज़रूरी है आरबीसी मैच्योरेशन के लिए, नॉर्मल आरबीसी मैच्योरेशन के लिए। एक्सेसिव लॉस हो जाए आरबीसी का थ्रू ब्लीडिंग रिजल्टिंग इन लार्ज वुंड, मतलब बहुत बड़ा चोट लग जाए जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड का लॉस हो जाए, तो क्या होता है? स्टमक अल्सर और स्पेशली हैवी मेंस्ट्रुएशन लेड टू हीमोरहैजिक एनीमिया। जब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है किसी वुंड की वजह से या अल्सर की वजह से या कि मेंस्ट्रुएशन की वजह से, तो हीमोरहैजिक एनीमिया भी हो सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी रप्चर प्रीमेच्योरली इन हीमोलाइटिक एनीमिया। जो हीमोलाइटिक एनीमिया होता है उसमें क्या होता है? जो आरबीसी है हमारा, उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। जब तक आरबीसी मेच्योर हुआ नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, तो उसको बोलते हैं हीमोलाइटिक एनीमिया। मतलब हीमोलाइसिस का मतलब होता है कि द रप्चर ऑफ आरबीसी occur either by external factor और invasion of RBC by malaria parasite, मतलब कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर से आप आरबीसी रप्चर हो रहा है और या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई इन्वेजन की वजह से आरबीसी रप्चर हो रहा है, बिकॉज द सेल आर डिफेक्टिव एज इन सिकल सेल एनीमिया। और जो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जैसे कि मलेरिया पैरासाइट इन्वेजन के द्वारा हो जा रहा है आरबीसी का रप्चर मेम्ब्रेन, या फिर सिकल सेल एनीमिया डिजीज में हो जा रहा है। Deficient synthesis of globin occur in thalassemia. तो द थैलासीमिया और हेरिडिटरी हीमोलाइटिक डिजीज है, हेरिडिटरी है हीमोलाइटिक, आरबीसी रप्चर हो रहा है इसमें भी। These result from the synthesis of defective अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन। इसमें क्या बनता है? डिफेक्टिव अल्फा बीटा ग्लोबिन चेन बनता है थैलासीमिया में। There are two main type of
thalassemia, alpha thalassemia and beta thalassemia. In beta thalassemia, synthesis of beta globin chain is decreased or absent, where alpha globin chain synthesis is normal. In alpha globin chain cannot form a stable tetramer and therefore precipitate, causing the premature death of the RBCs. In अल्फा थैलासीमिया सिंथेसिस ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज डिक्रीज और absent. तो इसमें क्या हो रहा है, डेफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन. एनीमिया की एक और कंडीशन है जब ग्लोबिन का सिंथेसिस डेफिशिएंट हो. इन थैलासीमिया दो टाइप का होता है, एक अल्फा एक बीटा. अल्फा वाले में क्या होता है आपका कि उसमें अल्फा ग्लोबिन चेन जो होता है वो डिक्रीज या absent होता है, और जो बीटा वाला थैलासीमिया होता है उसमें बीटा चेन डिक्रीज या absent होता है ग्लोबिन चेन. और इसमें अल्फा नॉर्मल होता है बीटा वाले में. एंड लेकिन वो क्या क्या नहीं बना पाता है, स्टेबल टेट्रामर नहीं बना पाता है, स्टेबल टेट्रामर नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर डेथ होता है आरबीसी का. डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो रिजल्ट इन एप्लास्टिक एनीमिया. इसमें आपका रेड बोन मैरो का ही डिस्ट्रक्शन, जहाँ से ब्लड सेल्स फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ वही डिस्ट्रक्ट हो जा रहा है. डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड बोन मैरो रिजल्ट इन एप्लास्टिक एनीमिया. इसको बोलते हैं क्या, एप्लास्टिक एनीमिया हो जा रहा है. इट इज कॉज्ड बाय फेलियर ऑफ बोन मैरो टू प्रोड्यूस एनफ आरबीसी. तो एनफ आरबीसी बोन मैरो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इसमें. इवन तो ऑल इंग्रेडिएंट नेसेसरी फॉर इरेथ्रोपोइसिस आर अवेलेबल, जबकि सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है ब्लड फॉर्मेशन वाले. रिड्यूस इरेथ्रोपोइटिक कैपेबिलिटीज कैन बी कास्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो बाय टॉक्सिक केमिकल. तो जो रिड्यूस इरेथ्रोपोइटिक कैपेबिलिटी है हो सकता है किस कारण से हो रहा हो, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड मैरो बाय टॉक्सिक केमिकल्स जैसे बेंजीन हो गया, हैवी एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन हो गया, या फिर एक्सेसिव एक्सपोजर टू एक्सरेज हो गया, इन्वेजन ऑफ मैरो बाय कैंसर सेल्स और कीमोथेरेपी ऑफ और कैंसर.